यही सब कुछ सोच तेज सिंह विजयगढ़ की तरफ चले। रात भर चले। दूसरे दिन दोपहर को वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे। कुमार ने तेज सिंह को गले लगाया और बेताबी के साथ पूछा, क्यों, कुछ पता लगा? जवाब में हाँ सुनकर कुमार बहुत खुश हुए और सभी को विदा किया। केवल कुमार, देवी सिंह, फतेह सिंह सेनापति और तेज सिंह रह गए। कुमार ने खुलासा हाल पूछा। तेज सिंह ने सब हाल कह सुनाया और बोले, अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या किसी गैर को पकड़ना होता तो मैं अपनी चालाकी कर गुजरता, अगर काम बिगड़ जाता तो भाग निकलता, मगर मामला चंद्रकांता का है जो बहुत सुकुमार है। न तो मैं अपने हाथ से उसकी गठरी बांध सकता हूँ और न किसी तरह की तकलीफ देना चाहता हूँ। होना ऐसा चाहिए कि वार खाली न जाए। मैं सिर्फ देवी सिंह को लेने आया हूँ और अभी लौट जाऊंगा। मुझे मालूम हो गया कि आपने महाराज शिवदत्त पर फतह पाई है। अभी कोई हर्ज भी देवी सिंह के बिना आपका न होगा। कुमार ने कहा, देवी सिंह भी चले और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं और फिर फतेह सिंह है ही और कोई हर्ज भी नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चलिए। यह सुनकर कुमार उसी वक्त तैयार हो गए और फतेह सिंह को बहुत सी बातें समझा बुझा कर शाम होते होते वहां से रवाना हुए। कुमार घोड़े पर, तेज सिंह और देवी सिंह पैदल कदम बढ़ाते चले। रास्ते में कुमार ने शिवदत्त सिंह पर फतह पाने का पूरा हाल कहा और उन सवारों का हाल भी कहा जो मुंह पर नकाब डाले हुए थे और जिन्होंने बड़े वक्त पर मदद की थी। उनका हाल सुनकर तेज सिंह भी हैरान हुए, मगर कुछ ख्याल में न आया कि वे नकाबपोश कौन थे। यही सब सोचते जा रहे थे। रात चांदनी थी। रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कुल 4 कोस के लगभग गए होंगे कि रास्ते में पंडित बद्रीनाथ अकेले दिखाई पड़े और उन्होंने भी कुमार को देखकर पास आ सलाम किया। कुमार ने सलाम का जवाब हंस कर दिया। देवी सिंह ने कहा, अजी बद्रीनाथ जी, आप क्या उस डरपोक गीदड़, दगाबाज और चोर का संग किए हैं? हमारे दरबार में आइए, देखिए हमारा सरदार क्या शेरदिल और इंसाफ पसंद है। बद्रीनाथ ने कहा, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और एक दिन ऐसा ही होगा, मगर जब तक महाराज शिवदत्त से मामला तय नहीं होता मैं कब आपके साथ हो सकता हूँ, और अगर हो भी जाऊँ तो आप लोग कब मुझ पर विश्वास करेंगे? आखिर मैं भी अय्यार हूँ। इतना कहकर और कुमार को सलाम कर जल्दी दूसरा रास्ता पकड़ एक घने जंगल में जा नजर से गायब हो गए। तेज सिंह ने कुमार से कहा, रास्ते में बद्रीनाथ का मिलना ठीक न हुआ। अब वह जरूर इस बात की खोज में होगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं। देवी सिंह ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह सगुन खराब हुआ। यह सुनकर कुमार का कलेजा धड़कने लगा। बोले, फिर अब क्या किया जाए? तेज सिंह ने कहा, इस वक्त और कोई तरकीब तो हो नहीं सकती है। हाँ, एक बात है कि हम लोग जंगल का रास्ता छोड़ मैदान चलें। ऐसा करने से पीछे का आदमी आता हुआ मालूम होगा। कुमार ने कहा, अच्छा तुम आगे चलो। अब वे तीनों जंगल छोड़ मैदान में हो लिए। पीछे फिर के देखते जाते थे, मगर कोई आता हुआ मालूम न पड़ा। रात भर बेखटके चलते गए। जब दिन निकला, एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठ जरूरी कामों से छुट्टी पा, स्नान संध्या पूजा किया और फिर रवाना हुए। पहर दिन चढ़ते चढ़ते एक बड़े जंगल में ये लोग पहुँचे, जहाँ से वह नाला जिसमें चंद्रकांता और चपला थी 2 कोस बाकी था। तेज सिंह ने कहा, दिन इसी जंगल में बिताना चाहिए। शाम हो जाए तो वहाँ चलें, क्योंकि काम रात ही में ठीक होगा। यह कह एक बहुत बड़े सलई के पेड़ तले डेरा जमाया। कुमार के वास्ते जीनपोश बिछा दिया। घोड़े को खोल गले में लंबी रस्सी डालकर पेड़ से बांधा और चरने के लिए छोड़ दिया। दिन भर बातचीत और तरकीब सोचने में गुजर गया। सूरज अस्त होने पर ये लोग वहाँ से रवाना हुए। थोड़ी ही देर में उस नाले के पास जा पहुँचे।
पहले दूर ही खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखा। जब किसी की आहट न मिली तब नाले में घुसे। कुमार इस नाले को देख बहुत हैरान हुए और बोले, अजब भयानक नाला है। धीरे धीरे आगे बढ़े। जब नाले के आखिर में पहुँचे जहाँ पहले दिन तेज सिंह ने चिराग जलते देखा था तो वहाँ अंधेरा पाया। तेज सिंह का माथा ठनका कि यह क्या मामला है। आखिर उस कोठरी के दरवाजे पर पहुँचे जिसमें कुमारी और चपला थी। देखा कि कई आदमी जमीन पर पड़े हैं। अब तो तेज सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकाल रोशनी की, जिससे साफ मालूम हुआ कि जितने पहरे वाले पहले दिन देखे थे सब जख्मी होकर मरे पड़े हैं। अंदर घुसे। कुमारी और चपला का पता नहीं। हाँ, दोनों के गहने सब टूटे फूटे पड़े थे और चारों तरफ खून जमा हुआ था। कुमार से न रहा गया। एकदम हाय करके गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। तेज सिंह समझाने लगे कि आप इतने बेताब क्यों हो गए। जिस ईश्वर ने यहाँ तक हमें पहुँचाया वही फिर उस जगह पहुँचाएगा जहाँ कुमारी है। कुमार ने कहा, भाई अब मैं चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गया। जरूर वह परलोक को गई। तेज सिंह ने कहा, कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो इन्हीं लोगों में वह भी पड़ी होती। देवी सिंह बोले, कहीं बद्रीनाथ की चालाकी तो नहीं भाई। उन्होंने जवाब दिया, यह बात भी जी में नहीं बैठती। भला अगर हम यह भी समझ ले कि बद्रीनाथ की चालाकी हुई तो इन प्यादों को मारने वाला कौन था। अजब मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई हर्ज नहीं, वह भी मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। कुंवर वीरेंद्र सिंह की इस वक्त कैसी हालत थी उसका न कहना ही ठीक है। बहुत समझा बुझा कर वहाँ से कुमार को उठाया और नाले के बाहर लाए। देवी सिंह ने कहा, भला वहाँ तो चलो जहाँ तुमने शिवदत्त की रानी को रखा है। तेज सिंह ने कहा, चलो। तीनों वहाँ गए। देखा कि महारानी कलावती भी वहाँ नहीं है और भी तबीयत परेशान हुई। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी। तीनों आदमी बैठे सोच रहे थे कि यह क्या मामला हो गया। यकायक देवी सिंह बोले, गुरुजी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिसके करने से यह पता लग जाएगा कि क्या मामला है। आप ठहरिए, इसी जगह आराम कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। अगर बन पड़ेगा तो ठीक पता लगाने का सबूत भी लेता आऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जाओ तुम ही कोई तारीफ का काम करो, हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे। देवी सिंह एक देहाती पंडित की सूरत बना रवाना हुए। वहां से चुनारगढ़ करीब ही था। थोड़ी देर में जा पहुँचे। दूर से देखा कि एक सिपाही टहलता हुआ पहरा दे रहा है। एक शीशी हाथ में ले उसके पास गए और एक अशर्फी दिखाकर देहाती बोली में बोले, इस अशर्फी को आप लीजिए और इस चित्र को पहचान दीजिए कि किस चीज का है। हम देहात के रहने वाले हैं। वहाँ एक गंधी गया और उसने यह इत्र दिखाकर हमसे कहा कि अगर इसको पहचान दो तो हम 5 अशर्फी तुमको दें। सो हम देहाती आदमी क्या जाने कौन चीज का इत्र है, इसलिए रातों रात यहाँ चले आए। परमेश्वर ने आपको मिला दिया है। आप राज दरबार के रहने वाले ठहरे, बहुत इत्र देखा होगा। इसको पहचान के बता दीजिए तो हम इसी समय लौट के गांव पहुंच जाए। सवेरे ही जवाब देने का उस गंधी से वादा है। देवी सिंह की बात सुन और पास ही एक दुकान के दरवाजे पर जलते हुए चिराग की रोशनी में अशर्फी को देख खुश हो वह सिपाही दिल में सोचने लगा कि अजब बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है। मुफ्त की अशर्फी मिलती है, ले लो। जो कुछ भी जी में आए बता दो। क्या कल मुझसे अशर्फी फेरने आएगा? यह सोच अशर्फी तो अपने खलीते में रख ली और कहा, यह कौन बड़ी बात है, हम बता देते हैं। उस शीशी का मुंह खोलकर सूंघा। बस फिर क्या था, सूंघते ही जमीन पर लेट गया। दीन दुनिया की खबर न रही। बेहोश होने पर देवी सिंह उस सिपाही की गठरी बांधा तेज सिंह के पास ले आए और कहा कि यह किले का पहरा देने वाला है, पहले इससे पूछ लेना चाहिए। अगर काम न चलेगा तो फिर दूसरी तरकीब की जाएगी। यह कह उस सिपाही को होश में लाए।
वह हैरान हो गया कि यकायक यहाँ कैसे आ फंसे। देवी सिंह को उसी देहाती पंडित की सूरत में सामने खड़े देखा। दूसरी ओर दो बहादुर और दिखाई दिए। कुछ कहा ही चाहता था कि देवी सिंह ने पूछा, यह बताओ कि तुम्हारी महारानी कहाँ है? बताओ जल्दी। उस सिपाही ने हाथ पैर बंधे रहने पर भी कहा कि तुम महारानी को पूछने वाले कौन हो? तुम्हें मतलब? तेज सिंह ने उठकर एक लात मारी और कहा, बताता है कि मतलब पूछता है। अब तो उसने बहर्ज कहना शुरू कर दिया कि महारानी कई दिनों से गायब हैं, कहीं पता नहीं लगता, महल में गुलकपाड़ा मचा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब पता लगाना कई रोज का काम हो गया, आप अपने लश्कर में जाइए, मैं ढूंढने की फिक्र करता हूँ। कुमार ने कहा, अब मैं लश्कर में न जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो भारी आफत होगी। शिवदत्त को यह खबर लगी तो फौरन लड़ाई शुरू कर देगा। महाराज जयसिंह यह हाल पाकर और भी घबरा जाएंगे, आपके पिता सुनते ही सूख जाएंगे। कुमार ने कहा, चाहे जो हो, जब चंद्रकांता ही नहीं है तो दुनिया में कुछ हो मुझे क्या परवाह। तेज सिंह ने बहुत समझाया कि ऐसा न करना चाहिए, आप धीरज न छोड़िए, नहीं तो हम लोगों का भी जी टूट जाएगा, फिर कुछ न कर सकेंगे। आखिर कुमार ने कहा, अच्छा कल भर हमको अपने साथ रहने दो, कल तक अगर पता न लगा तो हम लश्कर में चले जाएंगे और फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ जाएंगे। हम लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम चंद्रकांता की खोज करना। तेज सिंह ने कहा, अच्छा यही सही। ये सब बातें इस तौर पर हुई थी कि उस सिपाही को कुछ भी नहीं मालूम हुआ जिसको देवी सिंह पकड़ लाए थे। तेज सिंह ने उस सिपाही को एक पेड़ के साथ कस के बांध दिया और देवी सिंह से कहा, अब तुम यहाँ कुमार के पास ठहरो, मैं जाता हूँ और जो कुछ हाल है पता लगा लाता हूँ। देवी सिंह ने कहा, अच्छा जाइए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कई बातें पूछी और उस सिपाही का भेष बना किले की तरफ रवाना हुए। बयान 7। अब सवेरा होने ही वाला था। महल में लौंडियों की आंखें खुली तो महारानी को न देखकर घबरा गईं। इधर उधर देखा, कहीं नहीं। आखिर खूब गुलशोर मचा, चारों तरफ खोज होने लगी, पर कहीं पता न लगा। यह खबर बाहर तक फैल गई, सभी को फिक्र पैदा हुई। महाराज शिवदत्त सिंह लड़ाई से भागे हुए 10-15 सवारों के साथ चुनारगढ़ पहुँचे। किले के अंदर घुसते ही मालूम हुआ कि महल में से महारानी गायब हो गई। सुनते ही जान सूख गई, दोहरी चपेट बैठी। धड़धड़ाते हुए महल में चले आए, देखा कि कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है। इस वक्त महाराज शिवदत्त की अजब हालत थी, होशोवास ठिकाने नहीं थे। लड़ाई से भागकर थोड़ी दूर पर फौज को तो छोड़ दिया था और अब अय्यारों को कुछ समझा बुझा आप चुनारगढ़ चले आए थे। यहाँ यह कैफियत देखी। आखिर उदास होकर महारानी के बिस्तरे के पास आए और बैठकर रोने लगे। तकिए के नीचे से एक कागज का कोना निकला हुआ दिखाई पड़ा, जिसे महाराज ने खोला, देखा कुछ लिखा है। यह कागज वही था जिसे तेज सिंह ने लिखकर रख दिया था। अब उस पुर्जे को देख महाराज कई तरह की बातें सोचने लगे। एक तो महारानी का लिखा नहीं मालूम होता है, उनके अक्षर इतने साफ नहीं हैं। फिर किसने लिख कर रख दिया? अगर रानी ही का लिखा है तो उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि चंद्रकांता फलाने जगह छिपाई गई है? अब क्या किया जाए? कोई अय्यार भी नहीं जिसको पता लगाने के लिए भेजा जाए। अगर किसी दूसरे को वहां भेजूं जहां चंद्रकांता कैद है तो बिल्कुल भंडा फूट जाए। ऐसी बहुत सी बातें देर तक महाराज सोचते रहे। आखिर जी में यही आया कि चाहे जो हो मगर एक दफा जरूर उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां चंद्रकांता कैद है। कोई हर्ज नहीं अगर हम अकेले जाकर देखें, मगर दिन में नहीं, शाम हो जाए तो चलें। यह सोचकर बाहर आए और अपने दीवान खाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे।
किसी से कुछ न कहा मगर बिना हुक्म महाराज के बहुत से आदमी महारानी का पता लगाने जा चुके थे। शाम होने लगी। महाराज ने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो अकेले ही किले के बाहर निकले और पूरब की तरफ रवाना हुए। अब बिल्कुल शाम बल्कि रात हो गई, मगर चांदनी रात होने के सबब साफ दिखाई देता था। तेज सिंह जो किले के दरवाजे के पास ही छिपे हुए थे, महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पर जाते देख साथ हो लिए 3 कोस तक पीछे पीछे तेजी के साथ चले गए, मगर महाराज को यह न मालूम हुआ कि साथ साथ कोई छिपा हुआ आ रहा है। अब महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले में चलाया जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। जैसे जैसे आगे जाते थे नाला गहरा मिलता जाता था और दोनों तरफ के पत्थर के करारे ऊंचे होते जाते थे। दोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल तथा बड़े बड़े साखू तथा आसन के पेड़ थे। खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे करारे ऊंचे और नाले के किनारे वाले पेड़ आपस में ऊपर से मिलते जाते थे। इसी तरह से लगभग 1 कोस चले गए। अब नाले में चंद्रमा की चांदनी बिल्कुल नहीं मालूम होती, क्योंकि दोनों तरफ से दरख्त आपस में बिल्कुल मिल गए थे। अब वह नाला नहीं मालूम होता बल्कि कोई सुरंग मालूम होती है। महाराज का घोड़ा पथरीली जमीन और अंधेरा होने के सबब धीरे धीरे जाने लगा। तेज सिंह बढ़कर महाराज के और पास हो गए। यकायक कुछ दूर पर एक छोटी सी रोशनी नजर पड़ी, जिससे तेज सिंह ने समझा कि शायद यह रास्ता यहीं तक आने का है, और यही ठीक भी निकला। जब रोशनी के पास पहुँचे देखा कि एक छोटी सी गुफा है, जिसके बाहर दोनों तरफ लंबे लंबे ताकतवर सिपाही नंगी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं, जो 20 के लगभग होंगे। भीतर भी साफ दिखाई देता था कि 2 औरतें पत्थरों पर ढासना लगाए बैठी हैं। तेज सिंह ने पहचान तो लिया कि दोनों चंद्रकांता और चपला हैं, मगर सूरत साफ साफ नहीं नजर पड़ी। महाराज को देखकर सिपाहियों ने पहचाना और एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। महाराज घोड़े पर से उतर पड़े। सिपाहियों ने 2 मशाल जलाए, जिनकी रोशनी में तेज सिंह को अब साफ चंद्रकांता और चपला की सूरत दिखाई देने लगी। चंद्रकांता का मुंह पीला हो रहा था, सिर के बाल खुले हुए थे और सिर फटा हुआ था। मिट्टी में सनी हुई बदहोशवास एक पत्थर से लगी पड़ी थी और चपला बगल में एक पत्थर के सहारे उठती हुई चंद्रकांता के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सामने खाने की चीजें रखी हुई थी, जिनके देखने ही से मालूम होता था कि किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। इन दोनों की सूरत से नाउमीदी बरस रही थी, जिसे देखते ही तेज सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज ने आते ही इधर उधर देखा। जहां चंद्रकांता बैठी थी वहां भी चारों तरफ देखा, मगर कुछ मतलब न निकला, क्योंकि वह तो रानी को खोजने आए थे। उस पुर्जे पर जो रानी के बिस्तर पर पाया था, महाराज को बड़ी उम्मीद थी, मगर कुछ न हुआ। किसी से कुछ पूछा भी नहीं। चंद्रकांता की तरफ भी अच्छी तरह नहीं देखा और लौटकर घोड़े पर सवार हो पीछे फिरे। सिपाहियों को महाराज के इस तरह आकर फिर जाने से ताज्जुब हुआ, मगर पूछता कौन? मजाल किसकी थी? तेज सिंह ने जब महाराज को फिरते देखा तो चाहा कि वहीं बगल में छिप रहें, मगर छिप न सके, क्योंकि नाला तंग था और ऊपर चढ़ जाने को भी कहीं जगह न थी। लाचार नाले के बाहर होना ही पड़ा। तेजी के साथ महाराज के पहले नाले के बाहर हो गए और एक किनारे छिप रहे। महाराज वहां से निकल शहर की तरफ रवाना हुए। अब तेज सिंह सोचने लगे कि यहाँ से मैं अकेले चंद्रकांता को कैसे छुड़ा सकूंगा। लड़ने का मौका नहीं, करूँ तो क्या करूँ? अगर महाराज की सूरत बन जाऊं और कोई तरकीब करूं तो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि महाराज अभी यहाँ से लौटे हैं। दूसरी कोई तरकीब करूं और काम न चले, बैरी को मालूम हो जाए तो यहाँ से फिर चंद्रकांता दूसरी जगह छिपा दी जाएगी, तब और भी मुश्किल होगी।
इससे यही ठीक है कि कुमार के पास लौट चलूं और वहां से कुछ आदमियों को लाऊं, क्योंकि इस नाले में अकेले जाकर इन लोगों का मुकाबला करना ठीक नहीं है।